जी हां, सेक्सटॉर्शन के जरिए एमपी को दो बीजेपी नेताओं को फंसाने की कोशिश का एक मामला एमपी में सामने आया है। पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने सेक्सटॉर्शन की शिकायत दर्ज कराई और अब हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नरेंद्र सलूजा ने भी अश्लील कॉल और मैसेज आने की शिकायत पुलिस से की है। प्रहलाद पटेल के मामले में पुलिस ने राजस्थान से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सवाल सबसे बड़ा यह है क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में सत्तारूढ़ दल के से जुड़े दो नेताओं के साथ इस तरह से सेक्सटॉर्शन का मामला निकल के सामने आना यह कोई सामान्य बात नजर नहीं आ रही। क्या इसके पीछे कोई सियासी साजिश है या इसे किसी और नजरिए से देखे जाने की जरूरत है? यह रिपोर्ट देखिए। व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए अश्लील वीडियो कॉल कर लोगों को फंसाने का धंधा अब बड़े नेताओं तक भी पहुंच गया है। बुधवार को ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को सेक्सटॉर्शन में फंसाने की कोशिश का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक उनके फोन पर एक वीडियो कॉल आया जिसे रिसीव करते ही पॉर्न क्लिप चलने लगी। ये देखकर उन्होंने फौरन फोन कट किया और इसकी शिकायत दिल्ली क्राइम ब्रांच से की। मामला केंद्रीय मंत्री से जुड़ा था, लिहाजा पुलिस भी फौरन एक्शन में आ गई और दिल्ली पुलिस ने लोकल पुलिस और तकनीकी सर्विलांस की मदद से आरोपियों को राजस्थान के भरतपुर से दबोच लिया। आरोपियों की पहचान मोहम्मद वकील और मोहम्मद साहिब के तौर पर हुई है। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों से वो मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है जिसके जरिए वीडियो कॉल की गई थी। फोन को जांच के लिए एफएसएल भेजा गया है। प्रहलाद पटेल के मोबाइल फोन पर जून के आखिरी सप्ताह में किसी अनजान नंबर से व्हाट्सएप वीडियो कॉल आई थी। ऑफिसर से उनको ये सूचना और उन्होंने आकर कार्रवाई की और नंबर तो 24 घंटे में ट्रेस कर लिया, लेकिन मुझे पता चला है कि कल गिरफ्तारी हुई है जी। मैं क्राइम ब्रांच दिल्ली को बधाई देता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं। मुझे लगता है कि वो सख्त कार्रवाई उन पर होनी चाहिए और जब कभी ऐसे मामले हैं तो उनका सामना करना चाहिए, इससे बचना नहीं चाहिए। इस खबर के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई, क्योंकि केवल प्रहलाद पटेल ही नहीं बल्कि ऐसा ही कॉल बीजेपी नेता नरेंद्र सलूजा को भी आया, जिसके बाद सलूजा ने अश्लील कॉल और मैसेज आने की शिकायत पुलिस से की है। लगातार उन्हीं व्हाट्सएप नंबरों से मुझे अश्लील मैसेज आ रहे हैं, लगातार उल्टे सीधे मैसेज आ रहे हैं और कई दिनों से चल रहा है। ऐसा लग रहा है जानबूझकर कोई डर्टी पॉलिटिक्स कर कोई साजिश और षड्यंत्र खेल रहा है और मुझे फंसाना चाहता है, मेरी छवि खराब करना चाहता है। चुनावी साल है, इसलिए सवाल उठना लाजमी है कि कहीं ये कोई सियासी साजिश तो नहीं। सत्ताधारी दल के नेताओं को ही सेक्सटॉर्शन का निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि इससे पहले भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी सेक्सटॉर्शन के कॉल आए थे। चुनाव से ठीक पहले नेताओं को आ रहे ऐसे कॉल किसी सियासी साजिश का हिस्सा तो नहीं। तो सेक्सटॉर्शन एक बड़ी समस्या इस वक्त देश के भीतर निकल के सामने आती रही है, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में 2 दिन के भीतर 2 बीजेपी के नेताओं को सेक्सटॉर्शन के मामले निकल के सामने आए हैं, जाहिर सी बात है ये इशारा कर रहे हैं कि कहीं कोई साजिश तो नहीं है। बातचीत करने के लिए भोपाल से सीधे हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, ब्रजेश जैन, उनके पास चलते हैं। ब्रजेश, जानना चाहेंगे आपसे इस पूरे मसले को किस रूप में देखे जाने समझे जाने की जरूरत है, चूंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में इस तरह से एक ही पार्टी के 2 नेताओं का इस तरह से सेक्सटॉर्शन में हनी ट्रैप से जुड़े मामलों में सामने आना, ये किस तरह से इससे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए वैसे तो ये बहुत आम बात हो चुकी है। सेक्स एक्सटॉर्शन, हनी ट्रैप जैसे कॉल, फेसबुक पर दोस्ती और उसके बाद न्यूड वीडियो कॉल, ये तमाम चीज़ें आजकल आम हो चुकी हैं। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है विधानसभा चुनावों को लेकर और बीजेपी नेताओं को ही, सत्तासीन जो पार्टी है उसके नेताओं को ही लगातार जो कॉल आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश की तरफ भी इशारा कर सकते हैं, जैसा बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि ये राजनीतिक साजिश हो सकती है। क्योंकि पहले प्रहलाद पटेल के पास इस तरीके के सेक्स एक्सटॉर्शन भरे कॉल आए, उसके बाद लगातार नरेंद्र सलूजा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनके पास कॉल आए। इसके पहले साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी इसका शिकार बन चुकी हैं, उसमें भी 2 लोगों की गिरफ्तारी राजस्थान से हुई थी और अब जो दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई प्रहलाद पटेल के मामले में की है उसमें भी भरतपुर राजस्थान से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली की क्राइम ब्रांच की पुलिस और भोपाल की जो पुलिस जहां नरेंद्र सलूजा ने शिकायत की है, दोनों इस एंगल पर जांच कर रहे हैं कि क्या राजनीतिक साजिश तो नहीं है ये, या फिर जो कॉल करने वाले ब्लैकमेलर्स हैं जो इस तरीके की हरकतें कर रहे थे, क्या वो किसी साजिश का हिस्सा है? इन सबके बीच में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। राजस्थान से जिस तरह से कनेक्शन जुड़ना,
दो महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि जिस तरह से जामताड़ा जो है वो एक तरह का मॉड्यूल बन चुका है इस तरह के क्राइम में। अब राजस्थान के भरतपुर और उसके आसपास से इस तरह की खबरें निकल के सामने आ रहा, इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से क्या कोई रिएक्शन इस पूरे मसले को लेकर आया? जिस तरफ हम इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कहीं कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं है, क्या इसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ बोल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए दो बातें हैं। पहला तो नरेंद्र सलूजा ने बयान दिया है और साफ तौर पर हम जो बयान दिखा रहे हैं उसमें दिखा भी रहे हैं कि वो साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के अन्य जो प्रवक्ता हैं और मीडिया विभाग है वो भी कह रहा है कि इस तरीके से लगातार जो कॉल बीजेपी नेताओं के पास आ रहे हैं वो किसी तरीके की साजिश हो सकती है। दूसरी बात ये भी है कि कुछ और जो कॉल है आने वाले वक्त में आ सकते हैं, इस तरीके की ब्लैकमेलिंग हो सकती है। इसलिए बीजेपी ने एक अलर्ट भी अंदरूनी तौर पर जारी किया हुआ है और तमाम अपने नेताओं से कहा है कि वो इस तरीके की सोशल मीडिया पर अननोन जो पर्सन्स हैं उनसे सावधान रहें। इस तरीके की कॉल आती है तो उसकी जानकारी पार्टी को दें और पुलिस को जरूर शिकायत करें। तो ये अलर्ट बीजेपी ने अपनी तरफ से जारी किया है। बीजेपी भी ये समझ रही है चुनावी साल है, किसी भी तरीके की साजिश हो सकती है, तो पुलिस में शिकायत तो की जा रही है। ब्रजेश, जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले में कई सारे एंगल्स हैं जिस पर जांच हो रही है और जांच होने के बाद में उसका पूरी तरह से सामने चीजें निकल के सामने आएगी। फिलहाल ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बीजेपी नेताओं को कहीं क्या फंसाने की कोशिश तो नहीं हो रही है? क्या ये पूरे मामले जो निकल के सामने आए ये आपराधिक साजिश? चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश की बात करें। मध्य प्रदेश में महिला अपराध और बच्चों की गुमशुदगी के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने जहां इन मुद्दों को लेकर सरकार को जमकर घेरा, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने इस पर पलटवार भी किया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महिला अपराध और बच्चों की गुमशुदगी के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ गई है। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने सरकार को जमकर घेरा। मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है महिला अत्याचार के मामले में। अब जो नया आंकड़ा आया है, सबसे ज्यादा बच्चे अगर कहीं के गुमशुदा हैं तो वो है मध्य प्रदेश। शोभा ओझा के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार शोभा ओझा को दिखाई नहीं देता। महिला आयोग की अध्यक्ष रही और मुंह से एक शब्द नहीं निकला जब एक दलित महिला को आइटम कहकर संबोधित किया। कह रहे थे कि बच्चे पैदा करने की मशीन महिला है, आप तब भी चुप रही। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा दोनों ही दलों की नजरें महिला वोटर्स पर है। शायद यही वजह है कि जहां सरकार का फोकस अपनी योजनाओं के जरिए महिलाओं को रिझाने पर है, तो वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान गई अंजू थॉमस के पिता गया प्रसाद थॉमस पर विदेशी ताकतों से संपर्क होने का शक जारी करते हुए उसकी जांच की मांग को लेकर हिंदू महासभा के सदस्यों ने आज ग्वालियर में प्रदर्शन किया है। हिंदू महासभा ने प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान गई अंजू थॉमस के पिता गया प्रसाद थॉमस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिंदू महासभा ने अंजू के पिता के विदेशी ताकतों से संपर्क होने का संदेश जारी करने के साथ ही गया प्रसाद के व्यवहार पर संदेश जारी करते हुए प्रदर्शन किया और गया प्रसाद थॉमस की जांच करने की मांग की है। गया प्रसाद जो अंजू के पिता हैं, उनकी हर स्थितियां संदिग्ध हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बने और ईसाई बनने के बाद जो है भिंड छोड़कर जो है वो टेकनपुर में बसे, जो कि सुरक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। हिंदू महासभा के सवाल पर एसपी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पर हिंदू महासभा का था, इनका एक कहना था कि पाकिस्तान लड़की गई है जिसका मायका यहाँ का है टेकनपुर के पास में, उसको बारीकी से जांच कराई जाए, तो हम उसकी जांच कराएंगे। हिंदू महासभा की मांग पर एसपी ने जांच का भरोसा दिया। अब इंतजार है कि पुलिस की जांच में क्या निकलकर सामने आता है। अगर गया प्रसाद जांच में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। तो नर्मदापुरम में नर्मदा के सेठानी घाट पर मौजूद गणेश मंदिर के बाहर एक पोस्टर चस्पा कर दिया गया, जिसमें लिखा था कि मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक किसी ने पोस्टर वहां से हटा दिए थे। इस पोस्टर को देखिए। इस पोस्टर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि गैर हिंदू का इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है।
इस पोस्टर का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी मिलती पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही पोस्टर हटा दिया गया। को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो संभवतः बताया जाता है सेठानी घाट का। तस्दीक करने हेतु सुबह उन्होंने अपनी एक टीम भेजी थी। तस्दीक करने पर वहाँ किसी प्रकार का पोस्टर नहीं पाया गया और उसकी जांच की जा रही किसने इस तरीके से फोटो वायरल की है। दरअसल 23 और 24 जुलाई की दरमियानी रात विशेष समुदाय के लोगों ने झंडे और हथियार लहराते हुए सेठानी घाट पर प्रदर्शन किया था। इसका वीडियो वायरल होने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने धरना प्रदर्शन कर इस पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद गुरुवार को मंदिर के बाहर पोस्टर लगा दिया गया कि मंदिर में गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है। अब यह पोस्टर किसने लगाया, पुलिस इसकी जाँच कर रही है। साथ ही इलाके में तलवार लहराने वालों के खिलाफ पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है। तो राजगढ़ जिले के ब्यावरा में सीएम राइज स्कूल में प्रार्थना के दौरान गायत्री मंत्र रुकवाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद नाराज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम से कार्रवाई की मांग की है। स्कूल की छात्राओं ने बताया कि स्कूल में ही पोस्टेड महिला टीचर क्लासरूम के अंदर नमाज भी अदा करती हैं। तो वहीं प्रिंसिपल दुष्यंत राणा से सफाई में कह रहे हैं कि पहले ही तय किया गया है कि किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने वाली गतिविधि स्कूल में नहीं होगी। राजगढ़ के सीएम राइज स्कूल में छात्र छात्राओं को गायत्री मंत्र बोलने से रोकने का मामला सामने आया है। प्रार्थना के वक्त स्कूल प्रिंसिपल की ओर से स्टूडेंट्स को ऐसा करने से रोका गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एबीवीपी ने मामले की शिकायत को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मैं नमाज पढ़ती थी, यहाँ पे आप सर से पूछ सकते हैं, बस यही कहूँगी सर। तो वहीं स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी प्रिंसिपल पर गायत्री मंत्र बोलने से रोकने का आरोप लगाया है। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और ओम वर्षा करते तो राणा सर ने मना करती कि ओम वर्षा मत करना। इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल में किसी विशेष धर्म को बढ़ावा न देने के उद्देश्य से उन्होंने ऐसा किया है। क्योंकि एक सरकारी स्कूल है ये, तो यहाँ पर किसी प्रकार की धार्मिक गतिविधि पर प्रतिबंध है। इस मामले में एसडीएम ने क्या कहा, सुनिए। उसके संबंध में कलेक्टर महोदय को प्रतिवेदन कार्रवाई भेजी जाए। एसडीएम ने गेंद कलेक्टर के पाले में डाल दी। अब इंतजार इस वक्त का है कि कलेक्टर की जांच में कौन दोषी पाया जाता है और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच ने साफ कर दिया है कि फिलहाल प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक बरकरार रहेगी। हाईकोर्ट में आज नर्सिंग कॉलेजों और परीक्षाओं के मामले में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। कोर्ट ने जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी के क्रियाकलापों को लेकर तल्ख टिप्पणी भी की है। मामले में अगली सुनवाई अब 3 अगस्त को होगी। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक बार फिर नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक जारी रखी है। मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने 271 कॉलेजों की रिपोर्ट में से 140 कॉलेजों की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की है, जिसमें 140 में से 50% कॉलेज डिफिशियंसी के साथ संचालित पाए गए। तो वहीं 50% सुटेबल पाए गए कॉलेजों को लेकर कोर्ट ने आईएनसी को अपने डेटा से सीबीआई का डेटा मैच कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आप पूरी रिपोर्ट पेश करिए। सीबीआई ने रिपोर्ट आज पेश की है, करीब 271 लोगों की। 3 अगस्त फाइनल लेने के लगा दी। आईएनसी के डेटा में मैनिपुलेशन पर कोर्ट ने तल्ख तेवर दिखाए। डबल बेंच ने कहा कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के हालात दिया तले अंधेरा जैसे बन गए हैं। कोर्ट ने मौजूदा हालात के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी को जिम्मेदार ठहराया। मेडिकल यूनिवर्सिटी में नर्सिंग कॉलेज के फर्जीवाड़े में अपना पूरा मदद की है। हाईकोर्ट ने कॉलेजों में भर्ती स्टाफ और उनसे जुड़ी प्रोसेस को लेकर सीबीआई को आगामी रिपोर्ट में नर्सिंग कॉलेजों के प्रिंसिपल और टीचर्स की भर्ती की जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं।